हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट मैथ्स पेडागोजी का एक क्विक मैराथन सेशन यहाँ पे लेके आई हूँ और इस सेशन को देखने के बाद आप लोगों को एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा कि मैथ्स पेडागोजी के जब क्वेश्चंस आप सॉल्व करें तो आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन को देख के एक्टिव होना है और कौन से ऑप्शंस को यहाँ पे एलिमिनेट करना है। तो ये जो मैराथन सेशन होने वाला है इससे आपको मैथ्स पेडागोजी का एक ओवरव्यू यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम किसी भी विषय के नेचर यानी कि उसकी प्रकृति को समझते हैं, पर इसके नेचर को समझते समझते मैं आप लोगों के साथ मैथ्स पेडागोजी में किस तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो भी साथ में डिस्कस करूंगी। जैसे नेचर को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का एक प्रश्न लिखा हुआ है और ये जो प्रश्न है इसके अंदर आपको करना क्या है, इसके अंदर आपको 2/3 को 1/5 से ऐड करना है और आपने ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट को दिया और उस स्टूडेंट ने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए स्टूडेंट ने क्या किया, नीचे वाले नंबर्स को जोड़ दिया, ऊपर वाले नंबर को जोड़ दिया। अब आपको पता है कि यहाँ पर बच्चे ने गलती की है, तो यहाँ आप इस केस में कैसे आप उस बच्चे को रेमेडियल मेजर दोगे, यानी कि क्या आप उसे उपचारात्मक कार्य दोगे। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को, ये जो फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर ये जो आंसर निकाला गया है ये आंसर नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे क्या करना चाहिए था कि पहले एलसीएम निकालना होता है किस किस का, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर आपके हैं 3 और 5 का, और इस तरीके से प्रोसेस होता है। बट क्योंकि बच्चे ने यहाँ पे एरर किया है तो आप इसे कैसे बच्चे को ठीक करने के लिए बोलेंगे, तो आपको आपके एग्जामिनर इतना बड़ा सा एक क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे और इसके ऑप्शंस कुछ इस तरीके से देंगे कि बच्चों को सेम टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो दे दीजिए ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करे और बच्चा जो है सही आंसर की तरफ बढ़ता रहे। इसके अलावा यहाँ पर आपको और क्या ऑप्शन दे देंगे कि आप यहाँ पे बच्चों को होम असाइनमेंट दें और होम असाइनमेंट में इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं बच्चों को यहाँ पे ऐड करने को बोलें, या फिर आप बच्चे को बोलें कि वो और क्वेश्चन करके आए, या फिर और क्या रेमेडियल मेजर आप बच्चे को दे सकते हैं और क्या उपचारात्मक कार्य दे सकते हैं कि आप बच्चों को बोले कि वहाँ पर मैथ्स को वो अब ज़्यादा प्रैक्टिस ना करें क्योंकि मैथ्स बच्चे को नहीं हो रही, मैथ्स के अलावा वो अदर सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करें, या फिर आप बच्चे को बोलें कि आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे पिक्टोरल प्रेजेंटेशन समझानी चीज़ों की। अब ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन क्या है कि आप बच्चे को पिक्चर वाइज इस कॉन्सेप्ट को समझाएं या फिर ग्राफिकल तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझाएं और उनके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें। तो देखिए, इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आपको पूरा फ्रेम करके देंगे कि बच्चे ने एक गलती की है और इसमें आप क्या रेमेडियल मेजर देंगे। रेमेडियल मेजर वो होता है जो कि आप एक तरीके से बच्चे को रेमेडी देते हैं, उपचार देते हैं जिससे बच्चा उस चीज़ को ठीक करता है। तो सेम टाइप के क्वेश्चन देने में ज़्यादा फायदा होगा नहीं। इसके अलावा होम असाइनमेंट आप दोगे तो बच्चा कहीं ना कहीं डल और बोरिंग फील करेगा। साथ ही साथ आप मैथ्स को छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट को देखें ये नहीं बोल सकते। आप यहाँ पे बच्चे को उसका विजुअल चीजें समझाने की कोशिश करोगे। क्यों हम पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, क्यों हम पिक्चर से समझाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैथ्स क्या है, एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, यानी कि मैथ्स में चीजें रट के काम नहीं होती। बच्चा जब इसमें तर्क लगाएगा तब जाके बच्चे को चीजें समझ में आएंगी। तो ये एक कैसा है, एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। इसके अलावा इसका जो कॉन्सेप्ट होता है काफी ज्यादा आपका एब्स्ट्रैक्ट माना जाता है, यानी कि कैसा ये सब्जेक्ट है, ये एक अमूर्त विषय माना जाता है जिसमें यहाँ पे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग तब ज्यादा बढ़ेगी जब बच्चा पिक्चर वाइज उस चीजों को समझेगा। इसके अलावा ये जो सब्जेक्ट है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हम इसके नेचर की बात करें तो देखिए यहाँ पर मैथ्स एक अलग ही लैंग्वेज होती है, तो इसके अंदर आपके सिंबल्स होते हैं और उन सिंबल से बच्चा जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन की अगर हम बात करें, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, तो इसमें स्पेशल सिंबल्स जो है वो यूज किए जाते हैं। इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरीके से अलग अलग सिंबल्स जो हैं वो बनाए गए। अब ये जो विषय है, इस विषय के अंदर आप क्या करते हो, एक माइंडसेट जो है बच्चे का तैयार करते हो। तो यहाँ पर आपको जो इसके सभी नेचर हैं उन प्रकृतियों को ध्यान में रख के अपने आंसर्स को टिक करना है। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि मैथ्स कैसा विषय है और मैथ्स को
हम किन चीज़ों से अलग रखें। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि गणित के अंदर आप कभी भी मेमोराइजेशन नहीं कराएंगे। किसी भी ऑप्शन में मेमोराइजेशन शब्द यानी कि रटने से संबंधित कोई शब्द आ गया तो उस ऑप्शन को आप साइड कर दीजिएगा। ऐसा ऑप्शन जिसमें ओनली जैसा शब्द आपको मिले वो ऑप्शन आपको साइड कर देने हैं। तो ये आपको ऑप्शंस जो एलिमिनेट करना होता है उसमें यहाँ पे हेल्प करता है। अब इसके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि गणित विषय को पढ़ाने का क्या एम, क्या उद्देश्य है, साथ ही साथ मैथमेटिकल मॉडलिंग, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है जो अब मैं आपके साथ इसके आगे डिस्कस करूंगी। अब मैं आप लोगों के साथ मैथ्स का यानी कि जो गणित है इस विषय का क्या एम है, क्या उद्देश्य है, यहाँ पे डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ इसके एम के बारे में हम लोगों को एनसीएफ 2005 के अंदर भी बताया गया है कि हमें ये उद्देश्य रखने चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक फेमस लाइन है कि मैथमेटिक्स इज अ वे ऑफ थिंकिंग, यानी कि गणित जो है आप लोगों को एक ऐसे सोचने समझने की एक विचारधारा देता है जिसके तहत आप चीज़ों के बारे में सोच सकते हो। अब ये जो मैथमेटिक्स इज अ वे ऑफ थिंकिंग, इस लाइन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो वे ऑफ थिंकिंग का मतलब क्या है कि इसमें आपको एक सीक्वेंस मिलता है जिसके अनुसार आप चीज़ों को यहाँ पे रिलेट कर पाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको करना क्या है कि बच्चों की थॉट को, बच्चे के विचारों को यहाँ पे मैथमेटाइज करना है, यानी कि उनका गणितीकरण करना है कि आप किसी भी चीज़ को सोच रहे हो या किसी भी चीज़ को कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो। तो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग बच्चों के अंदर लेके आनी है और हमें क्या करना है, बच्चे को अवसर प्रदान करना है, अपॉर्चुनिटी देना है। तो यहाँ पे आप लोगों से कई बार पूछा जाता है कि मैथ्स क्या है। मैथ्स एक वे ऑफ थिंकिंग है। तो सारे पॉजिटिव पॉइंट हमने उठा के यहाँ पे रख दिए। अब अगर हम उद्देश्य की बात करें, चाहे वो आप नॉर्मल उद्देश्य देखें, चाहे आप एनसीएफ 2005 के अंदर देखें, सबसे पहले तो हम लोगों को लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बच्चे के अंदर क्या करनी है, यहाँ पे बढ़ानी है। इसके अलावा बच्चे की जो थॉट्स हैं, बच्चे के जो यहाँ पे विचार होते हैं, उसको क्या करना है, उसको इस तरीके से मोल्ड करना है या फिर आप कह लीजिए मॉडिफाई करना है कि बच्चा मैथमेटाइज तरीके से चीज़ें सीख पाए। यानी कि बच्चे को ये पता हो कि बच्चा जो मैथ्स में कॉन्सेप्ट सीख रहा है उसका एक्चुअल मतलब क्या है। ऐसा ना हो कि बच्चा सिर्फ पास होने के लिए, नंबर लाने के लिए वो चीज़ वहाँ पे सीख रहा है। इसके अलावा अगर आप बच्चे की थॉट को मैथमेटाइज कर पाएंगे तो बच्चे के अंदर यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग जो है अपने आप ही आ जाएगी। यानी कि बच्चा किसी भी लॉजिक के बारे में खुद यहाँ पे अच्छी तरीके से सोचने लग जाएगा। और इसका एम और क्या है कि बच्चे के अंदर आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग देनी है, यानी कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चे में आनी चाहिए कि जो आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो उसका क्या एम है, क्या उद्देश्य है। और अगर हम एनसीएफ 2005 की बात करें तो उन्होंने तो सीधा सीधा क्या किया कि हर विषय को उठा के उनके डे टू डे लाइफ के साथ लिंक करना, यानी कि हमें मैथ्स को भी क्या करना है, डे टू डे लाइफ के साथ यहाँ पे लिंक करना है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट एम हो गए जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने थे। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैथमेटिकल मॉडलिंग होती क्या है। तो देखिए, मैथमेटिकल मॉडलिंग जो की जाती है वो इसलिए की जाती है, आपके जो रियल लाइफ सिचुएशन होती है उनमें आप गणित को किस तरीके से जोड़ेंगे। तो देखिए, इसके लिए इसका जो सीक्वेंस है इसमें 4 स्टेप आपके होते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक रियल लाइफ प्रॉब्लम आएगी, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, आप मैथ से इसे लिंक करके देखें। आप मार्केट में गए और आपको पता चला कि यहाँ पे आप कोई पेन आप पर्टिकुलरली खरीदने आए, तो आपको पता चला कि एक पेन जो है वो आपका 10 रुपये का है। आपने शॉपकीपर से पूछा, उसने बताया कि एक पेन जो है 10 रुपये का है और आपको ऐसे 8 पेन खरीदने थे। अब देखिए, यहाँ पे आप एक एक करके नंबर तो यहाँ पे गिनेंगे नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा कि एक पेन 10 रुपये का है तो 8 पेन कितने के होंगे, आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। और इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप यहाँ पे अगले स्टेप में मैथमेटिकल मॉडलिंग बनाओगे। मैथमेटिकल मॉडलिंग में होता क्या है कि आप इनके बीच का एक जो गिवन एरिया है वो देखोगे। अब देखिए, यहाँ पे मैथमेटिकल मॉडलिंग में हम देखते हैं कि हम कौन सा प्रोसीजर जो है वो फॉलो करेंगे। अब अगर यहाँ पे अगर मैं आपको ना बताऊं कि एक पेन 10 रुपये का है तो आपको नहीं पता चलेगा कि 8 पेन कैसे निकालोगे। तो आप प्रोसीजर निकालने के लिए आप क्या देखोगे कि गिवन क्या है,
गिवन क्या है कि एक पेन क्या है 10 रुपए का है। और उसके बाद अगले स्टेप में आप क्या करोगे, मैथमेटिकल यहां पे सोल्यूशन दोगे। मैथमेटिकल सोल्यूशन में आपने क्या किया, आपने 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया 80, और इसी हिसाब से आपको एक रियल लाइफ सोल्यूशन यहाँ पे मिला। और ये जो रियल लाइफ सोल्यूशन है, तो आपने दुकानदार को कितने रुपए दिए, आपने 80 रुपए दिए। तो इस तरीके से मैथमेटिकल मॉडलिंग जो है आपका वर्क करता है। इसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ मैथ्स पेडागोजी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टर्म यहाँ पे पूछे जाते हैं, जो कि आपको ऑप्शंस में मिल जाएंगे। इनको किस तरीके से समझना है और इनको किस तरीके से डिकोड करना है, वे यहाँ पे इस स्क्रीन में यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे है एग्जिम्स। अब ये जो एग्जिम शब्द होते हैं, ये किसके लिए यूज किया जाता है, ऐसे आपके कथन, ऐसे आपके जो स्टेटमेंट होते हैं जिनको हमने यहाँ पे सही मान लिया है कि ये सही है, और इनको किसी भी प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, कि कोई भी इसको प्रूफ की, किसी भी सिद्ध करने की इसको जरूरत नहीं है। ये यूनिवर्सल तरीके से आपके ऐसे कथन हैं जो कि हमने मान लिया है कि आपके सही होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि A = B होगा, और अगर B = C होगा, तो हम ये मान के चलते हैं कि A, B और C आपस में क्या है, ये एक दूसरे के बराबर हैं। तो इस तरीके के स्टेटमेंट आपके क्या कहलाते हैं, इस तरीके के स्टेटमेंट आपकी एग्जिम्स कहलाते हैं। डेफिनेशन, परिभाषा, अगर आपको किसी भी चीज की दी गई हो, जैसे कि अगर आपको एक त्रिभुज की परिभाषा यहां पे दी जाए, तो त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल क्या होता है, 3 साइड वाला एक आपका पॉलीगन है। तो ये जो आपकी त्रिभुज का हम एक अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं, मीनिंग जो बता रहे हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, वे आपकी परिभाषा उसकी कहलाएगी। ये सिर्फ त्रिभुज में नहीं, ये किसी में भी आपका चल सकता है। अगला यहाँ पे टर्म है जो कि है थ्योरम। अब थ्योरम यानी कि परिमेय जो होता है, ये आपके ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, ऐसे आपके कथन होते हैं जिसको किसी एग्जिम्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एग्जिम्स की मदद से हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो बेसिकली थ्योरम्स जो होता है, ये आपका प्रूफ किया जा सकता है। तो एग्जिम्स क्या है, ऐसे कथन जिनको हमने मान लिया है कि ये सही है तो है, इनको किसी भी सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन क्या है कि किसी भी चीज का अगर किसी में से हमें अर्थ पता चले उसके बारे में, तो उसकी वो चीज हो जाएगी परिभाषा। और अगर हम परिमेय यानी कि थ्योरम की बात करें, तो थ्योरम क्या है, एक ऐसे स्टेटमेंट जिसे अलग अलग एग्जिम्स हमारे पास होते हैं, उनमें से किसी एग्जिम्स की मदद से हम अगर सिद्ध कर पाए, प्रूफ कर पाए, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, थ्योरम। अब कंजक्टर में कई बार कंफ्यूजन होता है कि कंजक्टर होते क्या है। कंजक्टर आपके ऐसे कथन होते हैं जिसको हमने यहाँ पे मान लिया है कि वो क्या है, वे अभी यहाँ पे सही हैं। हमने क्या किया, इसे मान लिया है, इसे यहां पे मान लिया है कि वे आपके ट्रू हैं, पर ये अगर प्रूफ करें हम, तो ये आपका यहाँ पे सही भी हो सकता है और ये आपका गलत भी हो सकता है। सिंपल सी बात है कि हमने अभी टेम्पररी बेसिस के लिए इसको माना है कि ये अभी सही है, और इसको अगर हम प्रूफ करेंगे तो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। और प्रूफ वो चीज होती है जो कि आपकी वेरीफाई है कि ये सही है, जैसे कि LHS = RHS। तो आई होप अगर इन टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप इजीली यहाँ पे कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ पेपर सेट पे यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे कन्वर्ज हो गया, इनवर्ज हो गया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो गया, ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। और कुछ क्वेश्चन की स्टेटमेंट की लैंग्वेज इस तरीके से होगी कि अगर n एक इवन है तो n² भी एक इवन होगा, और स्टेटमेंट भी होगा कि अगर n² आपका इवन नहीं है तो n जो होगा वो आपका इवन नहीं होगा। अब पूछेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है, ये आपका कन्वर्ज है, इनवर्ज है या कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, उसके लिए हमें इनका नॉलेज होना जरूरी है। तो देखिए ये स्टेटमेंट आपका किस तरीके से काम करते हैं, ये कन्वर्ज, इनवर्ज, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे कन्वर्ज की बात करूं कि कन्वर्ज होते क्या हैं, तो अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखूं कि मतलब इफ
यहाँ पे हम इस तरीके से मान के चल रहे हैं कि एक स्टेटमेंट है जिसमें हमने ये जो n है इसको हमने यहाँ पे मान लिया p और n स्क्वायर जो है इसको मैंने मान लिया q। तो मैं इस तरीके से तो मान सकती हूँ कि n जो है वो आपका जो क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब n कोई भी संख्या उसको हम p मान रहे हैं और n स्क्वायर जो है उसको मैं q मान रही हूँ, मैं मान सकती हूँ। अब कन्वर्ज के अंदर होता क्या है कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जो कि आपका इस तरीके से मूव करेगा p से q, यानी कि p से q किस तरीके से मूव कर रहा है कि n अगर आपका इवन है तो n स्क्वायर भी इवन होगा। और इसी तरीके से आपको पूरी कहानी देते हैं कि अगर आपका n जो है अगर ये आपका रेड कलर का है तो p भी एक रेड कलर का होगा। तो इस तरीके से आपको कहानी दी जाती है। अगर एक स्टेटमेंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि पहले आपको n की बात यानी कि पहले आपको p की बात करके दे और उसके बाद n स्क्वायर यानी कि q की बात करके दे, कंफ्यूज मत होना। कन्वर्ज होता क्या है, कन्वर्ज एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें जो स्टेटमेंट होता है उसको रिवर्स कर दिया जाता है, यानी कि एक ऐसे स्टेटमेंट उसको विलोम कर दिया जाता है। स्टेटमेंट क्या थी आपकी असल स्टेटमेंट कि कोई कहानी आपका p से q की तरफ जाएगी और कन्वर्ज में आपकी उस स्टेटमेंट को उल्टा कर दिया जाता है। तो आपकी ये स्टेटमेंट उल्टी हो रही है, यानी कि n से पहले n स्क्वायर जा रहा था, अगले स्टेटमेंट में n स्क्वायर से n जा रहा है। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि यही ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था। अब आप कहेंगे कैसे पता चला, ये जो n है उसको हमने p माना है और n स्क्वायर को मैंने q माना है। ये आप एक बार समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट बहुत ईजिली होगा। n से यहाँ पे n स्क्वायर गए यानी कि p से q गए, अगली स्टेटमेंट क्या है कि n स्क्वायर से n जा रहे हैं यानी कि उल्टा कर रहे हैं, पर ये कन्वर्ज नहीं है। अब आप कहेंगे कन्वर्ज क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें नॉट वाला शब्द लिखा है। एक बारी आप यहाँ पे इनवर्ज को समझिए। इनवर्ज में किसी भी सेंटेंस को क्या किया जाता है, इनवर्ज में किसी भी सेंटेंस को, जैसे कि p से q अगर कोई सेंटेंस मूव कर रहा है तो उस सेंटेंस के आगे आप माइनस का साइन लगाते हैं, यानी कि नेगेटिव हो जाता है वो सेंटेंस। और ये जो आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में अगर आपके पास कोई भी कथन दिया गया हो, जैसे कि p से q मूव हो रहा है, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोलता है कि उस सेंटेंस को तो पहले उल्टा करो, यानी कि q से p आपकी चीजें जाएंगी और ये नेगेटिव हो जाएगा। आपको क्या याद रखना है, एक ये याद रखना है, एक ये याद रखना है और एक ये याद रखना है। तीनों में फर्क क्या है कि अगर कोई सेंटेंस आपका p से q मूव कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई सेंटेंस आपका p से q मूव कर रहा है तो यहाँ पे कन्वर्ज क्या है कि उस सेंटेंस को सीधा सीधा उल्टा कर दो। इनवर्ज क्या बोलता है कि उस सेंटेंस को आप वैसे ही रहने दो, बस नेगेटिव साइन लगा दो। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोलता है कि उस सेंटेंस को उल्टा भी करो और माइनस का साइन भी लगाओ। मैंने क्या बोला, एक बार आप साथ में रिपीट करिएगा, इजीली आपको पता चल जाएगा। पूरा कुछ नहीं लिखना है, ये और ये उठा के लिखना है कि कन्वर्ज बोलता है कि सेंटेंस को सीधा सीधा विलोम कर दो, उल्टा कर दो। जैसे कि p से q जा रहा है तो q से p कर दो। इनवर्ज क्या बोलता है कि सेंटेंस को वैसा ही रहने दो, बस उसमें नेगेटिव साइन लगा दो। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बोलता है कि सेंटेंस को उल्टा भी करो, जैसे कि q से p कर दो और माइनस का साइन लगाओ। अब अगर सवाल उठता है कि ये सेंटेंस आपका क्या कहलाएगा, कन्वर्ज कहलाएगा, इनवर्ज कहलाएगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव कहलाएगा, तो देखिए अगर पहली सेंटेंस को मैं पी क्यू मानूं यानी कि p से q जा रहा है, तो दूसरी सेंटेंस में देखिए इसे उल्टा किया गया है, यानी कि n स्क्वायर जो बाद में था पहले आया है, तो ये आपका यहाँ पर इनवर्ज तो नहीं हो सकता। इनवर्ज क्यों नहीं हो सकता, इनवर्ज में सेंटेंस को सीधा सीधा रखा जाता है, बस माइनस का साइन लगाते हैं, तो यहाँ इनवर्ज नहीं हो सकता। अब अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में n स्क्वायर यानी कि q को पहले रखा है पर नॉट का साइन भी है, तो माइनस के साइन होने की वजह से ये वाला सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि कन्वर्ज में बोलते हैं बस उल्टा करके रखो, माइनस माइनस कुछ नहीं आएगा। पर यहाँ पे क्या किया, n स्क्वायर इज नॉट इवन, यानी कि q वाले को बाद में रखा, q वाले को पहले रखा, q क्या है, n स्क्वायर है, q वाले को पहले रखा और नॉट है तो माइनस का साइन, और यहां पर भी नॉट है तो माइनस का साइन। तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपका होगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये और ये याद रखना है और सेंटेंस में मिला के देखना है कि कहां पर ये सही बैठेगा।
अब मैं आप लोगों के साथ मैथ्स पेडागोजी के अंदर जो 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट मॉडल पूछे जाते हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले आप लोगों ने मैक्सिमम जो क्वेश्चन देखे होंगे वो यहाँ पे वैन हेले के मॉडल से क्वेश्चन देखे होंगे। इसके बाद हम यहाँ पे जॉर्ज पॉयला और यहाँ पे न्यूमैन का जो एरर एनालिसिस है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, वैन हेले का जो मॉडल है ये किसके लिए है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये ज्योमेट्री के लिए यहाँ पे बनाया गया है, यानी कि ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग बच्चा किस तरीके से बनाता है इसके लिए वैन हेले का मॉडल यहाँ पे तैयार किया गया है। अगर हम इसके मॉडल की बात करें तो इसके अंदर टोटल आपके 5 यहाँ पे स्टेप आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें लेवल 0 से लेवल 4 तक का ये पूरा कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। अगर हम लेवल 0 की बात करें तो इसके अंदर वैन हेले ये बोलते हैं कि बच्चे के अंदर यहाँ पे ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग कैसे आती है कि बच्चा चीजों को विजुअलाइज करके, यानी कि चासूसीकरण करके समझता है। जैसे कि अगर वो बर्थडे कैप को देख रहा है तो उसे पता चलता है कि वो ट्रायंगल शेप का है, रोटी को देखता है वो सर्कल शेप का है। तो इस तरीके से वो चीजों को रिलेट कर पा रहा है अपनी विजुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। अगला जब लेवल पे बच्चा पहुंचता है यानी कि लेवल 1, तो ये होता है आपका एनालिसिस यानी कि विश्लेषण का। इसके अंदर बच्चा जो है यहाँ पर डिफरेंस बता पाता है, यानी कि अंतर क्या है दो आकृतियों में वो बता पाता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल को देखे तो बच्चा बता पाएगा कि ट्राइंगल में, त्रिभुज में 3 साइड होते हैं, रेक्टेंगल में 4 साइड होते हैं। तो इस तरीके से बच्चा जो है अंतर यहाँ पे बता पाता है। अगला ये जो लेवल होता है लेवल नंबर 2, जो कि अगर तीसरे स्टेप की अगर हम बात करें तो ये होता है फॉर्मल डिडक्शन, यानी कि यहाँ पे अनौपचारिक निगमन। अब ये देखिए, ये जो इनफॉर्मल डिडक्शन होता है इसमें बच्चा जो है यहाँ पे चीज़ों के बीच में संबंध यानी कि रिलेशन जो है यहाँ पे बता पाएगा कि दो फिगर किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं। और कई बार आपको ऑप्शन में लेवल नंबर 2 रिलेशनशिप के नाम से भी मिलेगा, तो वो लेवल आपका करेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने अलग अलग यहाँ पे जो पॉलीगन्स है वो पढ़े और बच्चे को यहाँ पे पता चला कि जो एक स्क्वायर है वो आपका एक रोम्बस भी है। तो इस तरीके से जब बच्चा रिलेशन जो है, संबंध जो है बता पाएगा, तब बच्चा क्या करेगा, वहाँ पे इनफॉर्मल डिडक्शन में होगा। अब अगला जो आपका लेवल नंबर 3 है वो है आपका औपचारिक निगमन, जिसे आप फॉर्मल डिडक्शन बोलते हैं, जिसमें बच्चा जो है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के जो थ्योरम है, जो प्रूफ्स हैं, वो यहाँ पे प्रॉपर सीख पाएगा, यानी कि उसके प्रॉपर जो फॉर्मूले हैं वो यहाँ पे समझ पाएगा। और नेक्स्ट और लास्ट जो लेवल होता है लेवल नंबर 4, याद रखिएगा 5 स्टेप है क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो लेवल नंबर 4 जो होता है रिग्रेस, जिसे आप दृढ़ता बोलते हैं, इसमें बच्चा जो है इसको यहाँ पे अप्लाई करना यानी कि उसके उपयोग यहाँ पे सीख पाएगा। आई होप ये आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, यहाँ पे हम लोगों को जॉर्ज पॉयला के बारे में बताया है। इन्होंने हमें बताया कि किसी भी प्रॉब्लम को बच्चा जब सॉल्व करता है तो बच्चा कौन से स्टेजेस से होकर गुजरता है। तो इसके लिए इन्होंने 4 अलग अलग हम लोगों को स्टेप बताए। और इन्होंने जो पहला स्टेप बताया, इन्होंने क्या कहा कि बच्चे को सबसे पहले उस समस्या के लेके उसको समझ होनी चाहिए कि वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम किस बारे में बोल रहा है, तो तभी बच्चा उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिकोड कर पाएगा। अगला यहाँ पे है कि कोई भी समस्या उसके सामने आई, सबसे पहले उसने अंडरस्टैंडिंग बिठाई, उसके बाद उसको योजना बनानी पड़ेगी। मीन्स उसको यहाँ पे स्टेप्स जो हैं वो आपके सेट करने पड़ेंगे कि हमें ऐसे ऐसे इस क्वेश्चन को डिकोड करना है। अब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ से हम लोगों को यूज करनी है। उसके बाद उन स्टेप्स को वो यहाँ पे फॉर्मूले वाइज यहाँ पे क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, यूज करेगा। और उसके बाद फाइनली वो लुक बैक करेगा, यानी कि पुनः जांच करेगा, एक तरीके से रिवाइज करेगा कि देखने के लिए कि उसने कहीं पे कोई मिस्टेक की या नहीं की। तो इस तरीके से आप किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ पे होते हैं, अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन दिया जाए और वो क्वेश्चन वेरीफाई करने को दिया जाए, तो वेरीफाई मतलब पूर्ण जांच यानी कि लुक बैक ही होता है, और इंप्लीमेंटेशन जहां पे वो फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहा है। अब इसके बाद हम न्यूमैन्स का एरर एनालिसिस देखेंगे, जिसमें इन्होंने हमें टोटल 5 स्टेप दिए हैं। और इन्होंने बताया कि किसी भी बच्चे की जो त्रुटि होती है, जो एरर होती है, उसका आप एनालिसिस किस तरीके से करेंगे। सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है आपका रीडिंग स्टेज, जिसको आप पठन स्टेज भी बोलते हैं, जिसमें आप यहाँ पे उस चीज को रीड करके, किसी भी कॉन्सेप्ट को रीड करके अपनी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बिठाएंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उस चीज को
यहाँ पे रीड कर रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, अभी बस उसको यहाँ पे रीडिंग कर रहे हैं, मतलब उसको पढ़ के देख रहे हैं। और उसको पढ़ने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसको कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका अंडरस्टैंडिंग का। इसके बाद आप यहाँ पे सोचेंगे कि आपको कौन कौन से टूल्स यहाँ पे लगाने हैं उसको सॉल्व करने के लिए, तो वो आ जाएगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। फिर आ जाएगा आपकी प्रक्रिया जो आप प्रोसेस कर रहे हो, और लास्ट में आप यहाँ पे इनकोड कर दोगे, यानी कि उसका रिजल्ट निकालोगे। तो इस तरीके से हमें वैन हेले ने, यहाँ पे जॉर्ज पॉयला ने और न्यूमेंस के एरर एनालिसिस मॉडल जो है हम लोगों को इस तरीके से दिया गया है। आई होप इतना एरिया आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब मैं इसके आगे के कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे TLM टीचिंग मेथड और यहाँ पे हम आकलन किस तरीके से करेंगे ये डिस्कस करूंगी। और देखिए, आपको ऑप्शंस में उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है जो कि यहाँ पे चीज़ें सीमित कर रहे हो, जो कि लिमिट कर रहे हो, या फिर आपको नकारात्मक चीज़ें बता रहे हो। आपको पॉजिटिव ऑप्शन की तरफ जाना है। कभी भी मैथ्स के अंदर यहाँ पे जैसे मेमोराइजेशन, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था, इसके अलावा यहाँ आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिल गया कि बस बच्चे को लेक्चर दे दो, बच्चों को यहाँ पे सेपरेट कर दो, यानी कि पृथक कर दो, या फिर बच्चों को यहाँ पे जेंडर वाइज यहाँ पे बताओ कि मैथ्स जो है एक बच्चा, ये बच्चा अच्छा कर पा रहा है, ये लड़की अच्छा कर पा रही है, ये लड़का अच्छा कर पा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, हमको सभी को साथ में लेके चलना है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ TLM होते हैं जो यूज़ करते हैं, जिसको आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका जियो बोर्ड। अब जियो बोर्ड देखने में कुछ इस तरीके से लगता है। एक लकड़ी का यहाँ पे फट्टा होता है, यानी कि एक वुडन ब्लॉक होता है जिसके ऊपर कील जो है इस तरीके से गड़ी होती है। और इन कीलों में हम क्या करते हैं, इन कीलों में हम अलग अलग धागे से, थ्रेड से अलग अलग शेप्स जो है यहाँ पे इस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ आपकी ये जो जियो बोर्ड है, इससे बच्चा ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग, साथ ही साथ जो 2D शेप्स होती है उनके एरिया वगैरह के कॉन्सेप्ट बच्चा सीख सकता है। इसके अलावा 10 ग्राम की अगर हम बात करें तो एक पेपर होता है इस तरीके से, और उसके ऊपर हम लोग इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग तरीके के पेपर स्ट्रिप जो है चिपकाते हैं। तो इससे भी बच्चा क्या है, इससे भी बच्चा ज्योमेट्री सीख सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पे स्पेक्ट्रल अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। जैसे कि एक तरीके से पजल हो गया कि यहाँ पे कौन सा पेपर फिट होगा इस एरिया में, इस एरिया में कौन सा पेपर फिट होगा। तो इस तरीके से पजल भी बच्चा सीख रहा है। अगर हम डाइंस ब्लॉक की बात करें तो देखिए, डाइंस ब्लॉक जो होते हैं छोटे बच्चों के क्लासेस में इस तरीके से ब्लॉक्स यूज करते हैं, जिससे बच्चा प्लेस वैल्यू यानी कि वंस टेंस के जो कॉन्सेप्ट होता है वो सब चीज़ें सीखता है। और अगर हम ग्राफ पेपर की बात करें तो आपने देखा ही होगा, ग्राफ पेपर इस तरीके की लाइंस से आपका ग्राफ पेपर आपके होते हैं, जो कि बेसिकली किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने में, और साथ ही साथ डेसिमल वाले जो नंबर होते हैं उनका यहाँ पे जो कैलकुलेशन है उसमें बच्चा हेल्प करता है, मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट में। डॉट पेपर की अगर हम बात करें तो आपने कभी भी मैथ्स के EVS की बुक के पीछे इस तरीके से देखा भी होगा कि डॉट्स यहाँ पे अलग अलग लगी होती हैं और इसे बच्चे को अरेंज करना होता है। तो यहाँ पर भी बच्चा जो है इस कॉन्सेप्ट को सीख पाएगा, जो कि ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। अबैकस की अगर हम बात करें तो अबैकस में कुछ इस तरीके के बीट्स होते हैं। अब यहाँ पे अबैकस की मदद से बच्चे की कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है, जो बच्चे यहाँ पे प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इनके कॉन्सेप्ट को समझता है। और अगर हम ग्रिड पेपर की बात करें तो ये 10x10 का एक पेपर होता है, जो कि ग्राफ पेपर की तरह होता है पर फिक्स होता है। इससे भी आप क्या कर सकते हो, इससे भी आप डेसिमल के कॉन्सेप्ट पढ़ा सकते हो। जियोजेब्रा अब जो काफ़ी ट्रेंडिंग है और पूछा जाता है ये क्या है, ये आपका एक इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर जो कि कहीं ना कहीं जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट होते हैं उनके लिए यूजफुल नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि जो विजुअली चैलेंज बच्चे होते हैं उनके लिए यूज़फुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको देखने में प्रॉब्लम है और ये विजुअल चीज़ों को आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा। तो जियोजेब्रा जो है एक इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर है, इसकी मदद से आप ज्योमेट्री हो गया, इसके अलावा कैलकुलस हो गया, स्टैट्स हो गया, इसको आप समझा सकते हैं। तो ये हो गया आपके TLM। इसके अलावा कुछ टीचिंग मेथड्स होते हैं जो कि आपने CDP में भी सुने होंगे इनके बारे में। आगमन निगमन विधि यानी कि इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में पहले आप एग्जाम्पल देते हो, उसके बाद रूल तक लेके जाते हो। और अगर मैं डिडक्टिव मेथड की बात करूं और अपर प्राइमरी लेवल में आपका डिडक्टिव मेथड ही यूज होता है, जिसमें आप रूल यानी कि फॉर्मूले वगैरह बता के एग्जाम्पल उससे सॉल्व कराते हो। R है यहाँ पे रूल और E है यहाँ पे एग्जाम्पल।
एनालिसिस सिंथेसिस यानी कि विश्लेषण संश्लेषण। तो विश्लेषण में आप क्या करते हो कि किसी भी समस्या को कुछ पार्ट्स में ब्रेक करते हो, तो इन्हें आप पार्ट में ब्रेक करते हो। और संश्लेषण में ये जो ब्रेक वाले पार्ट होते हैं उनको जोड़कर आप फाइनल रिजल्ट निकालते हो। तो ये दोनों में फर्क होता है। एनालिसिस में, विश्लेषण में किसी भी चीज़ को समझने के लिए हम उन्हें टुकड़ों में तोड़ देते हैं, और संश्लेषण में हम क्या करते हैं, उनको सिंथेसाइज करते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड में बच्चा जो है डिस्कवरी लर्निंग के थ्रू सीखता है। इसका मतलब ही है आई फाइंड आउट इस वर्ड का। तो बच्चा जब खुद करके किसी चीज़ को सीखेगा तो ह्यूरिस्टिक लर्निंग होती है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि आप यहाँ पे जॉर्ज पॉयला का अगर मेथड देखो तो उसने भी आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यहाँ पे हमें एक्सप्लेन किया। इसके अलावा हम लोग इस चैप्टर के एंड में, यानी कि इस सेशन के एंड में यहाँ पे आकलन के बारे में भी देखेंगे कि आप असेसमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। असेसमेंट दो तरीके से होता है, एक एफए, एक एसए। अगर आप जस्ट अभी बीएड करा है आपने, या फिर आप बीएड कर रहे हो, तो आप अपने टीचर्स वगैरह के मुंह से भी इन टर्म्स को जरूर सुना होगा। एफए होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, एसए होता है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों किया जाता है? ये किया जाता है लर्निंग टू लर्न, यानी कि ये जो असेसमेंट किया जाता है, यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो, असेसमेंट टू लर्न। किसी चीज़ को समझने के लिए आप यहाँ पे असेसमेंट करते हो। जैसे कि आप यहाँ पे जो यूनिट टेस्ट कर रहे हो, आप यहाँ पे जो क्विज बच्चे का ले रहे हो, ये क्या क्यों ले रहे हो? ताकि आप ये समझ सको कि बच्चा जो है कितना समझ पा रहा है। और यहाँ पे हम टेस्ट क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे हम असेस क्यों कर रहे हैं, ताकि बच्चा सीख सके। और जो समेटिव असेसमेंट होता है, इसमें आपके एनुअल एग्जाम आ जाएंगे, जो सालाना परीक्षा होती है, जो कि ग्रेड बेस होती है या फिर मार्क्स बेस होती है, जो कि प्रमोट करने के लिए होता है। तो इस तरीके से आपके असेसमेंट किया जाता है। साथ ही साथ मैथ्स पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेंगे कि आपको क्लासेस को क्या करना है, इंक्लूसिव बनाना है, यानी कि आपको बच्चे का समावेशन करना है। इंक्लूजन वर्ड का मतलब ही यही होता है कि सबको इंक्लूड करो। अगर पूछा जाए कि अगर आपको क्लास को कंस्ट्रक्टिव बनाना है, यानी कि यहाँ पे रचनावादी कक्षा जो है वो आपको तैयार करनी है, तो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम का मतलब ही यही होता है कि बच्चा एक्सप्लोर करके सीखे। तो सिंपल सी बात है, इन सभी चीज़ों में बच्चे को क्या करना है, आगे करना है और बच्चे के अकॉर्डिंग चीज़ें करनी है। तो इस तरीके से मैथ्स पेडागोजी में आपको आई होप इस सेशन को देख के कुछ हेल्प मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आप चाहेंगे तो मैथ्स पेडागोजी के प्रीवियस से जो क्वेश्चन है उसका मैं एक अलग से सेपरेट मैराथन आप लोगों के लिए ले आऊँगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। और इसके अलावा अगर आप पेपर 2 मैथ साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैंने आप लोगों की जो साइंस की मैराथन क्लास है वो स्टार्ट कर दी है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में नहीं, मैंने कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में लगा दी है, आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप उन वीडियोस को यहाँ पे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।